हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 10 लाइट। और लाइट में हमने लास्ट दो वीडियो में कवर कर चुका हूं। उसमें मैंने रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है और टाइप्स ऑफ मिरर और जो मिरर से जितना भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो कवर कर चुका हूं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से लिंक से वीडियो चेक कर लेना। और आज हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो उसकी दिशा होती है वो परिवर्तित हो जाती है, मतलब वो थोड़ी जो रे होती है वो बेंड हो जाती है। तो जो बेंड होने की जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ये ऐसे बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो जो प्रकाश की स्पीड में चेंज आ रहा है, प्रकाश की स्पीड में चेंजेज आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा मीडियम नंबर 1 है, ये हमारा मीडियम नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रकाश की किरण आएगी, तो आती हुई किरण को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ये हमारी आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। अब देखो ये दोनों सरफेस का, दोनों मीडियम का इंटरफेस हो गया। इंटरफेस पे जिस पॉइंट पे मिलेगी उसके नॉर्मल हमने लाइन बना दी, तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा 90 डिग्री पे। अब इस बिंदु से जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो प्रकाश की किरण जैसे जानी तो सीधी सी है, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, थोड़ा सा क्या होगा, बेंड होगा, मतलब प्रकाश की किरण यहां से मुड़ गई। तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण मुड़ गई। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि हमारा मीडियम 2 हो गया, वापिस हमारा मीडियम 1 आ जाता है नीचे। तो जैसे अब इस मीडियम के लिए, ये वाले मीडियम के लिए ये वाली किरण क्या होगी, अब ये वाली किरण हमारी आपतित किरण हो जाएगी, भाई ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। इसके लिए इंसिडेंट रे होगी, ये हमारा इंटरफेस पे आके मिलेंगे और जैसे इंटरफेस से बाहर निकलेगी और वापस मुड़ जाएगी। तो ये मुड़ने की घटना या फिर जो प्रकाश, जो हमारा लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड में चेंज आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यदि एयर के अलावा ये किसी भी अन्य मीडियम में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, ये स्पीड चेंज हो जाएगी। तो इस स्पीड के चेंज होने को हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्शन बोल देंगे। आगे हम बात करते हैं कि जैसे हमारी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो या तो ये हमारा अभिलंब होगा, ये हमारा नॉर्मल होगा, या तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हो जाएगी, दो ही कंडीशन होगी। अब देखते कि अभिलंब से, अब जैसे ये आपतित किरण आई और जो दूसरे मीडियम में जो ये किरण होगी इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे, मतलब रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद में बाहर निकलेगी उसको निर्गत किरण बोलेंगे। अब जैसे ही हमारी सीधी रेखा में जा रही थी, ये वाली किरण क्या हो रही, सीधी रेखा में जा रही है। अब देखो ये किरण आई, यहां पे बेंड हो गई, बेंड होने के बाद में बाहर निकली, दोबारा बेंड हो गई। अब दोबारा बेंड होने के बाद में बाहर निकल रही है, तो जो हमारी इनिशियली किरण आ रही थी, जो आ रही थी, और ये वाली जो निर्गत किरण है, ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है, एक दूसरे के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो जो पैरेलल डिस्टेंस होता है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये पैरेलल क्यों होती है, ये पैरेलल क्यों होती है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण मुड़ती है ना, जब प्रकाश की किरण यहाँ पे मुड़ रही है तो इसका जो परिमाण होता है ना, परिमाण समान होता है और विपरीत होता है। मतलब जितनी ये यहाँ पे इधर मुड़ी उतनी जाके यहाँ के इधर मुड़ेगी, जितनी ये इधर मुड़ी, मतलब जितना ये अभिलंब के पास आएगी दूसरे मीडियम में उतना ही अभिलंब से दूर जाएगी। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन अपोजिट नेचर में हो गया। इसलिए जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। अब इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं। तो बर्तन है, उसमें हमने नींबू रख दिया तो साइड से देखने पर हमें बड़ा फेस दिखाई देता है, नींबू की साइड बड़ी दिखाई देती है। या यहाँ पे जैसे हम सिक्का रख देते हैं तो सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, या स्विमिंग पूल होता है उसका तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अपवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं या रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, आपतित किरण
और पहला नियम देखेंगे कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे व अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और जो दोनों मीडियम है, एक हमारा ये हो गया, एक इंटरफेस यहां पे हो गया और एक इंटरफेस यहां पे हो गया। तो दोनों माध्यमों के दोनों इंटरफेस पे जो नॉर्मल होगा, दोनों माध्यमों के दोनों इंटरफेस पे जो हमारा नॉर्मल होता है, दोनों इंटरफेस पर नॉर्मल हमेशा, ये इसे इंसिडेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं। नॉर्मल हमेशा एक ही तल में होते हैं। मतलब डायरेक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और दोनों इंटरफेस पे नॉर्मल है, दोनों इंटरफेस पे जो नॉर्मल है, तीनों हमारे क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। एक ही तल का मतलब कि ये हमारा सिंपल प्लेन है, ये किरण यहां पर आ रही, ये अभिलंब इसी तल में, और ये किरण यहां पे जा रही। ऐसा नहीं कि ये जो अभिलंब है वो हमारा सामने हो जाएगा या इधर की हो जाएगा या इधर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गलत हो जाएगा। तो ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा हमारा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश किसी निश्चित कलर में, प्रकाश किसी निश्चित रंग में व निश्चित माध्यम के युग्म के लिए, निश्चित माध्यम के युग्म के लिए कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, को इन दोनों का जो साइन कोण होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा क्या हो गया, का साइन क्या हो गया, आई, इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन थीटा आई हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। इसका साइन, दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट। दोनों का अनुपात ऑलवेज क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा क्या होता है, सेकंड नियम होता है। ये हमारा क्या होता है, सेकंड नियम होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। डायरेक्ट, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम क्या होगा। तो स्नेल का नियम क्या होगा, जब प्रकाश का निश्चित रंग निश्चित माध्यम के युग्म के लिए, निश्चित माध्यम के युग्म के लिए साइन कोण, मतलब इंसिडेंट किरण का साइन कोण, इंसिडेंट किरण का साइन कोण और जो हमारी रिफ्लेक्टेड किरण का साइन कोण का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। ये हमारा क्या होता है, स्नेल का नियम होगा। उसके आगे हम बात करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एक हमारा अगला पॉइंट आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। एन के द्वारा दर्शाते हैं, इसे एन के द्वारा दर्शाते हैं। अब ये क्या होता है कि जो दोनों मीडियम का जो युग्म होगा, अब देखो यहां पे बात करेंगे हम, एक मीडियम हमारे ये हो गया और दूसरा मीडियम ये हो गया। अब इसमें कुछ लाइट की स्पीड होगी, ये हमने नॉर्मल बना दिया। अब ये जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गई, बेंड हो गई। ये क्या हो गई, बेंड हो गई। तो दोनों स्पीड का जो चेंजेस होता है, मतलब दोनों स्पीड का जो रेशियो होगा, दोनों स्पीड का जो रेशियो होगा दोनों मीडियम में, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मतलब कि दोनों मीडियम के अंदर
कि जो लाइट की स्पीड का जो रेशियो होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं इसे एन के द्वारा बोलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट एट मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा मीडियम हमारे डेंसर है और कौन सा मीडियम हमारे रेयर है, मतलब कौन सा मीडियम सघन है और कौन सा मीडियम हमारे विरल है, मतलब रेयर है। तो यहां से हमें पता चलेगा कि जैसे हमारा 1 है, जैसे हम यहां पे निकाल सकते हैं, हमारे पास दो मीडियम होगा, एक 1 होगा एक 2 होगा, तो जैसे N12 निकालना है, मतलब कि यहाँ पे जो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके कंपैरिजन में, 2 के कंपैरिजन में। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जैसे B की वेलोसिटी V1 और 2, ये हमारे M1 की वेलोसिटी हो गई और ये M2, मतलब M1 मीडियम में वेलोसिटी V1 और M2 मीडियम में वेलोसिटी V2। तो हमें क्या निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 1 का किसके कंपैरिजन में, 2 के कंपैरिजन में। तो कैसे निकलेगा कि वेलोसिटी ऑफ V2 की V2 की वेलोसिटी और V1 की वेलोसिटी, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट एट मीडियम 2 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे 1 का किसके कंपैरिजन में, 2 के कंपैरिजन। ऐसे हमें निकालना कि 2 का 1 के कंपैरिजन में तो क्या हो जाएगा, V1 वेलोसिटी और V2 वेलोसिटी, मतलब V1 मीडियम में लाइट की वेलोसिटी और V2 मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। ठीक है, ये से तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। आगे हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे कि एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, एक हमारे क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है कि जब किसी भी मीडियम में जो लाइट की जो रेज होती है उनको जो रिफ्लेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, किसी भी माध्यम में प्रकाश की किरण को अपवर्तित करने की क्षमता, एबिलिटी, मतलब कि किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की किरणों को कितना हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कितना उसको अपवर्तित करते हैं, उसकी क्षमता हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे मीडियम होंगे वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और दूसरा हो जाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होगा कि दोनों मीडियम में उसमें जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, और दोनों मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो हमारे रेयर मीडियम हो जाएगा। अब हम डायग्राम से बात करते हैं कि जैसे हमारे पास 2 मीडियम है, एक यहाँ पे एयर है और यहाँ पे हमारे ग्लास है, कांच है। तो यहाँ पे हमारी आपतित किरण आती है, जैसे ही अभिलंब पे आएगी, इंटरफेस पे आएगी और ये मुड़ जाती है, ये क्या हो गई, बैंड हो गई, सीधी नहीं जाकर बैंड हो जाती है। अब क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का कांच के कंपैरिजन में कम होता है, क्या होगा, तो एयर यहाँ पे क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा डेंसर मीडियम हो गया, ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम होगा। अब याद रखना कि जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में जो किरण होती है वो अभिलंब के पास आती है, क्या होगी, जो नॉर्मल होता है उसकी तरफ आ जाती है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है, इधर नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। लेकिन रियर मीडियम में क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे और जैसे यहाँ से रे बाहर निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर चल जाएगी, ये क्या होगा, अभिलंब से दूर चल जाएगी। तो जो हमारे रेयर मीडियम में किरण अभिलंब से दूर जाती है और जो डेंसर मीडियम में जो किरण होती है वो अभिलंब के पास आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये तो हमने देखा कि जो लेंस, मतलब कि जो हमारा रिफ्रैक्शन क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे जैसे पूछ लेगा
न्यूमेरिकल आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n इजिकल टू, मतलब डेंसर मीडियम m1 और डेंसर ये रेयर मीडियम m2। अब इसमें कुछ वेलोसिटी होगी लाइट की v2 और इसमें कुछ वेलोसिटी होगी v1। अब इनका जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो, यदि दोनों की वेलोसिटी हमें दे दी तो यहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल है। आगे बात करते हैं कि एक हमारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये क्या होता है कि जो वेलोसिटीज होती है, मतलब अलग अलग मीडियम में जो वेलोसिटीज का जो रेशियो होता है, जो जब प्रकाश की वेलोसिटीज होती है अलग अलग मीडियम में, उसका रेशियो होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन ये क्या होता है कि जो प्रकाश की वेलोसिटी, प्रकाश की चाल हवा में व निर्वात में अपॉन यदि माध्यम में प्रकाश की चाल, ये क्या हो जाएगी, c से डिनोट करते हैं। और जो प्रकाश की चाल एयर और निर्वात में क्या होती है, फिक्स होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और किसी भी मतलब किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल किसके कंपैरिजन में, हवा और निर्वात के कंपैरिजन में प्रकाश की चाल, मतलब कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया कि प्रकाश की चाल हवा और निर्वात में अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, उसका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ये इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, c/v हो जाएगा। अब इसको जो रेशियो आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हीरे का होता है, डायमंड का होता है। ये कितना होता है, 2.42 होता है। मतलब क्या होगा कि जब कोई प्रकाश, ये हमारा हीरा है, डायमंड, प्रकाश यहाँ पे आएगा एयर से आएगा तो ये प्रकाश की चाल हो जाएगी। और जैसे ही हमारे यहाँ पे आएगा तो ये हमारी मुड़ जाएगी, मुड़ने के बाद प्रकाश की चाल हो जाएगी। तो जो दोनों का रेशियो होगा c/v होगा, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। किसके लिए, डायमंड के लिए। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है। ऐसे जल का कितना होता है, वाटर का कितना, 1.33 होता है। कैरोसिन का कितना होता है, 1.44। ऐसे आपकी टेबल में, आपकी जो बुक में टेबल बनी हुई है तो आप उसमें से देख लेना और याद कर लेना सबको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा प्रकाश की चाल के कंपैरिजन में निकाला जाता है। किसी भी माध्यम का यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो प्रकाश की चाल होगी किसमें, हवा और निर्वात के कंपैरिजन में हम निकालेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं लेंस की। अब लेंस क्या होता है कि कोई भी हमारा जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है वो जिसकी दो सरफेस बाउंडेड होती है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कोई हमारा जो पारदर्शी माध्यम जिसके दो पृष्ठ घिरे होते हैं, जिसमें जो पृष्ठ होंगे या तो एक पृष्ठ गोलीय होगा या दोनों पृष्ठ गोलीय होंगे। तो ऐसी चीज को, ऐसी वस्तु को हम क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारा कोई गोलीय सरफेस है, गोलीय, और ये हमारा दूसरा गोला है। अब हमने इन दोनों गोलों को हटा दिया और दो सरफेस हमने क्या रख ली, बाउंडेड दो सरफेस रख ली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लेंस हो जाएगा कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। इसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो जाएंगे, ये ऐसे भी हो सकता है, इसका एक पृष्ठ गोलीय हो, ठीक है। यह ऐसे भी हो सकते हैं, इसके दोनों पृष्ठ अंदर धसे हुए, तीनों कंडीशन हो सकती है। दोनों पृष्ठ बाहर निकले भी हो सकते हैं, दोनों पृष्ठ अंदर धसे भी हो सकते हैं, एक पृष्ठ अंदर धसा हुआ, एक पृष्ठ बाहर धसा हुआ, बाहर निकला हुआ। तो कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन हम आज बात करेंगे इसकी और इसकी, ठीक है। इसके दोनों पृष्ठ बाहर निकले हो या दोनों पृष्ठ अंदर धसे हो। तो सिंपल सी हम बात करते हैं कि जैसे ऐसा कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके दोनों पृष्ठ, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तल लेंस की। सबसे पहले बात करेंगे
उत्तल लेंस की। अब उत्तल लेंस क्या होता है कि लेंस हमारा क्या हुआ कि जिसके दोनों पृष्ठ, जिसके जो दो पृष्ठ होते हैं उनमें से एक या तो स्फेरिकल हो या एक फ्लैट हो या दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं, उसे हमने क्या बोला, लेंस बोला। तो जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं और गोलीय होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। अब ये देखो, ये दो गोलों से बनकर बना होता है, ये क्या बना, दो गोलों से बनकर बना होता है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स बोल दिया। अब देखो कि इसमें एक गोला हमारा इधर था और एक गोला इधर था। अब इसकी एक हम सेंटर लाइन बना देंगे। अब देखो, गोला का सेंटर होगा C, यहां पे गोला का सेंटर होगा C2, C1 होगा। अब देखो, जो हमारा लेफ्ट, जो राइट साइड में गोला है उसका सेंटर लेफ्ट साइड में होगा और जो लेफ्ट साइड में गोला है ये गोले का सेंटर राइट साइड में होगा। यहां पे हमारी इसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, वो फोकस बिंदु हो जाएगा। यहां पे हमारे क्या होगा, फोकस बिंदु 2 हो गया। मतलब हमारे पास दो गोले थे तो दो सेंटर हो जाएगा, दो फोकस हो जाएगा। सेंटर को मिलाने वाली जो इमेजिनरी रेखा है उसे मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोल दिया, मुख्य अक्ष बोल दिया। और जो हमारा ये लेंस है, ये लेंस का जो केंद्र बिंदु होगा उसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर बोलो और इसे O से डिनोट करते हैं। अब देखो कि जब भी हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रेखा गुजरती है, कोई भी प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये बात एकदम याद रखना कि जैसे ये किरण यहां से आएगी, यहां से आएगी, कैसे भी यदि ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो कभी भी ये मुड़ेगी नहीं और सीधी निकल जाएगी। लेकिन हमने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, यदि कोई भी किरण हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसमें क्या आ जाएगा, बैंड आ जाएगा। लेकिन जब भी ये पॉइंट से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, उसमें कोई बैंड नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ये जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों से क्या होगा, पतला होता है और बीच में से क्या होगा, मोटा होता है। और दूसरी एक बात और होती है इसकी स्पेशल, ये इसका सेंटर C1, ये F1, ये F2 और ये C2। अब जो हमारा ये C2 होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा डिस्टेंस ये यहां से डबल हो जाएगा, ये इसके हाफ पॉइंट होगा तो इसे हम 2F2 भी बोल सकते हैं, इसे हम 2F1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मुख्य अक्ष के कोई भी समांतर यदि रेखा आती है, मुख्य अक्ष के कोई भी समांतर रेखा आएगी तो ये हमारी लेंस से टकराएगी। लेंस से टकराने के बाद में क्या होगा, उनका अपवर्तन होगा तो एक बिंदु पे जाके मिलती हुई निकल जाती है, मीट करती हुई बाहर निकल जाती है। तो क्या होगा, सारी किरणों को एक बिंदु पे मिलाता है, जो जितनी भी किरण होगी उनको एक पॉइंट पे मीट कराता है, तो इसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं या अभिसारी लेंस बोलेंगे। कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कौन से लेंस को, उत्तल लेंस को। दूसरा हम बात करते हैं अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस क्या होगा कि जिसकी दोनों सतह अंदर की ओर धसी, जिसकी दोनों गोलीय सतह अंदर की ओर धसी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। उसे हमने क्या बोला, अवतल लेंस बोला। अब देखो, अब इसमें क्या होगा कि जिस तरफ गोला है ना उसी तरफ उसका सेंटर और फोकस होगा। तो जैसे इस गोले का सेंटर यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा, इस गोले का सेंटर यहाँ पे C2 और यहाँ पे फोकस हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब भी कोई किरण आएगी जैसे लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद में फैल जाएगी और क्या होगा, किसी एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होगी, किसी भी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत। यहां पे जो किरण जो हमारे उत्तल लेंस में एक्चुअल में मिलेगी और अवतल लेंस में हमें प्रतीत होगी, काल्पनिक में इमेजिनरी हम जानबूझकर मिलाएंगे। कौन से लेंस में, अवतल लेंस में। जो अवतल लेंस होगा वो किनारों पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है और ये डाइवर्जिंग टाइप का होता है, इसे अपसारी बोलते हैं। अपसारी
लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लेंस के बारे में। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कि जो हमारे लेंस होते हैं उनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है। ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ये अंदर की तरफ दसा हुआ होता है। ये किनारों से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है, ये किनारों से पतला होता है, बीच में से मोटा होगा। ये कन्वर्जिंग टाइप का होता है, ये डाइवर्जिंग टाइप का होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि लेंस में इमेज का फॉर्मेशन या रे डायग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? रे डायग्राम की बात करेंगे। रे डायग्राम क्या होगा कि ये हमारा उत्तल लेंस हो गया और ये हमारा अवतल लेंस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइन जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये C1 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये C2 हो गया। अब क्या होगा रे डायग्राम में कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कौन से लेंस में? उत्तल लेंस में। ये हमारा अवतल मुख्य अक्ष के समांतर आती है और लेंस से टकराने के बाद और अपवर्तित होने के बाद फोकस पॉइंट पर होकर निकल जाएगी। मतलब कहां से आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, लेंस से टकराएगी, अपवर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। इसमें क्या होगा? C1, F1, F2 और C2। जब भी कोई किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, इससे टकराने के बाद फैल जाएगी और मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे एक्चुअल में नहीं गुजरेगी, यहाँ पे हम उसे काल्पनिक तौर पे गुजारेंगे और यहाँ पे एक्चुअल में गुजरेगी। पहला नियम तो ये हो जाता है कि समांतर आएगी, टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, इसी में बता देता हूं कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से आती है, तो लेंस से टकराने के बाद समांतर हो जाती है। लेंस से टकराने के बाद वो क्या हो गई? समांतर हो गई। जैसे इसमें बात करते हैं कि जैसे कोई किरण मुख्य फोकस से, यहां पे मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है, और लेंस से टकराने के बाद ये क्या हो गई? समांतर हो गई। मुख्य फोकस की तरफ आती प्रतीत होगी और जैसे ही लेंस से टकराई, यहाँ पे मुख्य फोकस से निकालेंगे, लेकिन जैसे ही लेंस से टकराएगी, लेंस इसको क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा और ये किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। ये हमारा सेकंड नियम होता है। तीसरा नियम हमारा क्या होता है कि जब भी कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, कोई विचलन नहीं आता। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी दोनों लेंस के अंदर। किसमें? दोनों लेंस के अंदर। इसके आगे हम बात करेंगे, ये तो रे डायग्राम हो गया कि इन रे के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे कि कौन कौन से, मतलब कहां कहां वस्तु को रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्थिति पर हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की उत्तल लेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस होगा उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहां कहां वस्तु को रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कहां कहां पर हमें इमेज प्राप्त होगी। तो इसमें जो वस्तु को हम 6 जगह पे रख सकते हैं। कितने प्लेस पे रख सकते हैं? 6 प्लेस पे रख सकते हैं। जैसे हमने दर्पण में बात की थी, जैसे हमने अवतल दर्पण में बात की थी, उसी तरह का इमेज फॉर्मेशन हमारे उत्तल लेंस में होता है। तो एक तो हम वस्तु को रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे रखा। दूसरे हमने रखा कि जैसे पहले ही मैं ये क्लियर कर देता हूं कि हमारा उत्तल लेंस हो गया। अब इसमें 2 सेंटर होंगे, 2 वक्रता केंद्र होंगे और 2 इसमें मुख्य फोकस होंगे। तो ये जो मुख्य फोकस होगा, इधर ये C1 होगा, इसको हम 2F1 भी लिख सकते हैं और यहां पे जो C2 होगा इसको 2F2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उससे आप कभी घबराना मत। आगे हम बात करते हैं कि वस्तु को इन्फिनिटी पे रखा, इमेज हमें फोकस में मिला, दूसरी साइड लेंस के दूसरी साइड हमें कहां पे मिलेगा? मुख्य फोकस पे मिलेगा। यदि मैं वस्तु को C के पीछे इन्फिनिटी और C के मध्य रखता हूं, इन्फिनिटी और C के मध्य रखता हूं, ये C होगा, इन्फिनिटी और C के मध्य रखा, तो मुझे यहां पे कहां पे मिलेगा? F मुख्य फोकस और C2 के मध्य मिलेगा। मतलब जैसे जैसे मैंने वस्तु को इधर किसका है इमेज का फॉर्मेशन
आगे की तरफ हो गया और उधर किसके गया। अब जैसे मैं वस्तु को सी पे लाया, इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा, लेंस के दूसरी तरफ C2 पे प्राप्त होगा। जैसे C और F1 के बीच में वस्तु को रखी तो इमेज का फॉर्मेशन C2 के पीछे हो गया। वस्तु को मैंने मुख्य फोकस पे रखा, इमेज कहां पे होगा, दोनों पैरेलल हो गए, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। यदि वस्तु को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे दोनों किरण डाइवर्जिंग है, तो इमेज का फॉर्मेशन जो हमारा लेंस होगा उसी की साइड, मतलब जिधर हमने वस्तु को रखा उसी की साइड वस्तु का फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वो कैसा होगा, एक्चुअल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल होगा। दोनों किरणों को हमने काल्पनिक रूप से मिलाया। तो वस्तु को हम 6 जगह पे रख सकते हैं और 6 जगह पे मीट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब बात करेंगे वस्तु की पोजीशन कहां पे है, डायग्राम कैसा है, साइज कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो एक एक को देखते हैं कि इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखा। अब समांतर किरण आएगी, दोनों मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। दोनों किरण वास्तव में मिल रही है, तो हमें जब कोई किरण वास्तव में मिलती है तो डायग्राम हमें कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा। और यदि रियल है तो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल है तो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है। अब वस्तु का साइज ये, इमेज का साइज क्या होगा, एक बिंदु आकार का होगा, बहुत छोटा होगा। तो वस्तु हमारी क्या होगी, पॉइंटेड होगी, पॉइंट आकार की क्या होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इमेज कहां पे मिलेगा, F2 पे मिलेगा। साइज वस्तु के आकार और नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। आगे हम बात करते हैं दूसरा, इन्फिनिटी और सी के मध्य रखा। इन्फिनिटी और सी के मध्य रखेंगे तो हमें इमेज कहां पे मिलेगी, इमेज मिलेगी F2 और C2 के बीच। कहां पे मिलेगी, F2 और C2 के बीच। और जो कैसी होगी, दोनों किरण मीट कर रही है तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। वस्तु का आकार वस्तु के आकार से क्या होगी, छोटी होगी। वस्तु के आकार से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जैसे हमने C पे रखा, इमेज कहां पे मिलेगी, C2 पे मिलेगी। कहां पे मिलेगी, C2 पे मिलेगी। वस्तु के बराबर की मिलेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है। C2 से C1 पे रखा तो C2 पे मिल गया। आगे हम बात करते हैं कि C1 और F1 के मध्य रखा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, C2 के पीछे होगा। C2 के भी पीछे जाके होगा। इमेज कैसी, बड़ी मिलेगी। ये इमेज होगी, ये छोटी दिख रही है लेकिन ये बड़ी होगी, वस्तु से बड़ी होगी और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। आगे हम बात करेंगे कि C2 जैसे हमने F1 पे रखा तो इमेज का दोनों किरण क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल होने के बाद में क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हमें इन्फिनिटी पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 6 हमने कहां पे रखा, O ऑप्टिकल सेंटर और F1 के मध्य रखा तो इधर की दोनों किरण क्या होगी, डाइवर्जिंग टाइप की होगी, मिलेगी नहीं। तो लेंस के उसी की तरफ, जिस तरफ वस्तु रखा उसी तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे तो यहां पे जाके मिल जाएगी। तो क्या होगा, वस्तु के साइज से बड़ा होगा। वस्तु O व F1 के मध्य, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, एक तो बड़ा मिलेगा। और जैसे हमने यदि इनको मीट कराया जबरदस्ती तो क्या होगा, ये वर्चुअल होगा, मतलब काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। ये याद रखना, ये थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि इसमें वर्चुअल मिलेगा और सीधा मिलेगा। बाकी सब हमारे क्या मिलेगा, रियल मिलेंगे और इन्वर्टेड मिलेंगे। इन्फिनिटी पे वस्तु रखी तो फोकस में मिलेगा। यदि C के पीछे रखेंगे तो F2 और C2 के मध्य मिलेगा। C पे रखेंगे C पे मिलेगा। C1 और F1 के मध्य रखेंगे तो कहां पे मिलेगा, C के पीछे मिलेगा। यदि F पे रखेंगे तो इन्फिनिटी में मिलेगा। और F1 और O के मध्य रखेंगे तो कहां पे मिलेगा, उसी साइड मिलेगा और C1 के पीछे मिलेगा। ठीक है। तो ये तो होगा इमेज फॉर्मेशन कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में। अब बात करते हैं अवतल लेंस में इमेज फॉर्मेशन की। तो जो अवतल लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। मतलब ये हमारा अवतल लेंस हो गया और ये अवतल लेंस हो गया। C1 F1 F2 C2 और ये सेंटर लाइन होगी, ये C1 F1 F2 और C2। ठीक है। जब भी कोई पैरेलल किरण अवतल लेंस पर आएगी तो लेंस से टकराने के बाद वो अपसारित हो जाती है, फैल जाती है। तो देखो इसमें हम 2 जगह पे वस्तु रख सकते हैं।
एक तो हमने इन्फिनिटी पे रख दिया और दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर के मध्य कहीं पे भी रख दो, इमेज फॉर्मेशन हमें वहीं पे मिलेगा जहां पे कहीं पे भी रखने पर एक ही जगह इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमने वस्तु को रख दिया इन्फिनिटी पे, यहाँ पे हमने वस्तु रख दी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ये रे आएगी, लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, अपसारित हो जाएगी। ये इन्फिनिटी से रे आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस से टकराएगी और फैल जाएगी। लेकिन ये दोनों रे हमारे कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। कहां से, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो हमने वस्तु को कहां पे रखा, इन्फिनिटी पे। हमें इमेज कहां पे मिलेगी, इमेज कहां पे मिली, फोकस पर, F1 पर। कहां पे मिली, फोकस पर। साइज क्या होगा, छोटा, बिंदु साइज होगा। अब कैसी होगी, यदि ये हमने मीट कराई है जानवर तो क्या होगी, ये काल्पनिक होगी, वर्चुअल होगी। जब काल्पनिक होगी तो क्या होगी, हमेशा सीधी होगी। क्या होगी, काल्पनिक होगी तो सीधी होगी। ये तो कब हो गया, इन्फिनिटी पे रखा। अब इन्फिनिटी के बाद में हम इन्फिनिटी और जो ऑप्टिकल सेंटर के मध्य कहीं पे भी रख लो, जैसे हमने यहाँ पे वस्तु रख दी, यहाँ पे हमने क्या रख दी, वस्तु रख दी, तो ये रे जाएगी और यहां से डाइवर्ज होगी। ये रे क्या होगा कि लेंस से टकराएगी और डाइवर्ज हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी रे हम गुजारेंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से हमने रे गुजार, तो क्या होगा, अब इस रे को पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे जाके वर्चुअल मीट करेगी। यहां पे जाके क्या किया इन लोगों ने, वर्चुअल मीट किया, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। तो वस्तु तो हमने कहां पे रखी थी, इन्फिनिटी में ऑप्टिकल सेंटर के मध्य, इन्फिनिटी में ओ के मध्य रखी थी। इमेज कहां पे मिली, ओ और एफ के मध्य मिली। कहां पे मिली, ओ और एफ के मध्य मिली। कैसे मिली, वर्चुअल मिली। तो वर्चुअल होगी तो काल्पनिक होगी, तो काल्पनिक होगी तो क्या होगी, सीधी होगी। लेकिन साइज क्या है, वस्तु के साइज से छोटी मिलेगी। क्या मिलेगी, वस्तु के साइज से छोटी मिलेगी। अब मैं यहाँ पे जो हमारी वस्तु है उसको कहीं पे भी रख दू, सी पे रख दू, F1 पे रख दू, यहाँ पे रख दू, यहाँ पे रख दू, कहीं पे भी रखूंगा, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे ही होगा। इमेज का फॉर्मेशन F1 और O के मध्य होगा। तो ये तो हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया था किसमें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। अब इसके कुछ फॉर्मूला है और इसकी जो चिन्ह परिपाटी है उसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला में हम बात करते हैं कि जैसे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले हमें तीन चीज आनी चाहिए। एक तो किरण आरेख पूरा आना चाहिए, किरण आरेख पूरा आना चाहिए। उत्तल लेंस में कैसे बन रहा है, अवतल लेंस में क्या होगा, क्योंकि उनके जो चिन्ह होंगे वो भी तो बदल जाएंगे ना। एक में फोकस कहां पे जा रहा है, एक में फोकस पॉजिटिव हो रहा है, एक में फोकस नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, आगे दूसरा उनके साइन कन्वेंशन आने चाहिए, चिन्ह परिपाटी आनी चाहिए, चिन्ह परिपाटी का ध्यान होना चाहिए। और तीसरा आपको सूत्रों का पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले। तो यहां पे बात करते हैं कि एक हमारे पास फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला दर्पण में भी पढ़ा था, लेकिन दर्पण में यहाँ पे क्या था, प्लस था। यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस। v हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा उत्तल लेंस होगा, C2, C1 और C2। देखो चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला पूरा भाग, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे हम वस्तु रखेंगे, यहाँ पे हमने क्या रखा, वस्तु रखा, तो ये वस्तु की डिस्टेंस हो जाएगा u। तो जो u डिस्टेंस होगा वो यदि उत्तल लेंस में हमेशा क्या होगा, उत्तल लेंस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो हमारे अवतल लेंस होगा उसमें भी नेगेटिव होगा। लेकिन मुख्य फोकस की बात करते हैं, F1 और C1। तो ये हमारा मुख्य फोकस की बात करते हैं। ये हमारा जैसे हम यहां से किरण गुजारेंगे, दोनों किरण गए और यहां पे जाके मीट कर जाएगी। तो जो इसमें मुख्य फोकस होगा उत्तल लेंस में वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब F हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन यही हम किस में बात करते हैं, अवतल लेंस में। तो ये हमारे क्या होगा, इसी तरफ होगा, इस तरफ क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो अवतल लेंस में क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये आप ध्यान रखना।
उसके बाद में जो वस्तु की हाइट है और बिंब की हाइट है, और ये दोनों की मतलब या जो मुख्य एक्सिस होगी इसके ऊपर वस्तु रखी जाएगी। बिंब कहां पे बन रहा है, ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद में एक आवर्धन आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो हमारा इमेज बन रही है वो वस्तु के कंपैरिजन में कितनी बड़ी बन रही है कितनी छोटी बन रही है, वो उसका आवर्धन कहलाता है। आवर्धन तो रेशियो ऑफ प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, इसका जो रेशियो होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा। इसको m के द्वारा निरूपित करते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिंब की हाइट बिंब की दूरी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, डिस्टेंस कहां से लेंगे सारी, ऑप्टिकल सेंटर से, और वस्तु की दूरी, तो इसका जो रेशियो होगा वो भी हमारे आवर्धन होगा। लेकिन यहां पर देखो हमारे फॉर्मूलाज होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि लेंस की क्षमता होती है, कि लेंस की पावर, कि जैसे हमारे होते हैं पावर, कितने नंबर का पावर आपके चश्मा लगा हुआ, तो आपके चश्मे का पावर कितना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लेंस द्वारा जो प्रकाश की किरण होती है ना, उनको कितना कन्वर्जिंग कर सकता है या कितना डाइवर्जिंग कर सकता है, उसकी जो डिग्री होती है, मतलब कितने डिग्री तक कन्वर्जिंग कर सकता है, कितने डिग्री तक डाइवर्जिंग कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो वो लेंस की क्षमता बोलते हैं या लेंस की पावर बोलते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल होता है किसका, जो फोकल लेंथ होती है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो जो लेंस की पावर होती है, पावर 1/f होता है, और ये हमारे किस में होती है, मीटर में होती है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल, जो हमारी फोकल दूरी होगी, जो फोकस दूरी होगी उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, और किस में होगा, हमेशा मीटर के अंदर होगा। किस में होगा, जैसे हमारी जो डिस्टेंस 1 मीटर है, डिस्टेंस क्या हो गई, फोकल लेंथ हमारी क्या हो गई 1 मीटर हो गई, तो पावर उसकी क्या हो जाएगी, ये यदि 1 मीटर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/मीटर हो जाएगा। मीटर हमारा किस में चल जाएगा, इनवर्स में चल जाएगा, उसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी पावर होती है ना, वो जो ये पावर होती है, इसकी जो क्षमता होती है, वो जो उत्तल लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस के लिए हमेशा नेगेटिव होती है। और इसकी जो ऐसा यूनिट और होती है जिसे डायोप्टर कहते हैं, जिसे क्या क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, कि जो हमारी लेंस की क्षमता की जो ऐसा यूनिट होती है उसे डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, और उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की पावर होती है वो नेगेटिव होती है। एक वीडियो में मतलब जो ये 10th चैप्टर की न्यूमेरिकल का बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो,